हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग लेबर एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चाइल्ड एंड वुमेन लेबर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट और फिर बाद में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में पढ़ा। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। कोई भी वर्कर जब काम कर रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो सकता है या उनका इंजरी हो सकता है, या काफी बार उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम की वजह से उनको कोई बीमारी हो सकती है। जैसे कि कोई वर्कर है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे काफी धुआं आता है, तो धुएं की वजह से ऑब्वियसली उन लोगों को सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। सो हर एक ऑक्यूपेशन में कुछ ना कुछ डिजीज होता ही है, मतलब वो काम की वजह से उनको कुछ ना कुछ बीमारियां लगती है, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोला जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि एम्प्लॉय जब काम करते हैं तो उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकता है या उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकता है। और उसके वजह से क्या होता है कि उनको डिजेबलमेंट आ सकता है। डिजेबलमेंट का मतलब क्या होता है कि उनका हाथ पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो डिजेबल हो सकता है, या फिर उनका डिमाइस हो सकता है। डिमाइस का मतलब क्या, उनका डेथ हो सकता है। तो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते वक्त उनका ये डिजेबलमेंट हुआ या फिर उनको डिमाइस या उनका डेथ हो गया, तो ऑब्वियसली उस केस में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, उनको कॉम्पेंसेशन पे करना चाहिए। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, उसका भरपाई देना चाहिए, उनको कुछ एक अमाउंट पे करनी चाहिए, क्योंकि जॉब पे थे और जॉब की वजह से उनका वो एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ, जिसकी वजह से उनका डेथ या फिर उनका डिजेबलमेंट हुआ है। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके वजह से एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हुआ है तो उसका कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। सो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, ये क्या करता है कि एम्प्लॉय का अगर कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी वगैरह होता है तो उसमें उनको कॉम्पेंसेशन जो है वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है, और उसके वजह से एम्प्लॉय को एक तरीके का रिलीफ मिलता है। क्योंकि क्या हुआ है कि एम्प्लॉय का अगर सपोज हाथ में अगर फ्रैक्चर हो गया है, अभी वो पहले जैसा हाथ से काम नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना चाहिए, उसका कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय की जो आगे की लाइफ है वो बेहतर तरीके से चले। क्योंकि जॉब की वजह से उनके ऊपर वो जो एक्सीडेंट है या फिर जो इंजरी है वो उसकी नौबत आई है, तो उसकी वजह से ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कॉम्पेंसेशन पे करे। सो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट और इंजरी की वजह से जो भी उनका कॉम्पेंसेशन होता है वो उनको पे करके उनको रिलीफ देना, ये पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। अभी ये एक्ट का स्कोप क्या है, मतलब ये एक्ट जो है वो किसको एप्लीकेबल होता है। तो ये एक्ट जो है वो ऑक्यूपेशन जो हजार्डस होते हैं, मतलब जहाँ पे थोड़ा डेंजरस काम होते हैं, तो उधर ये एप्लीकेबल होता है। फैक्ट्रीज, माइन, कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शिप, ये सब जगह पे ये एक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। ये एक्ट जो है वो आर्म फोर्स यूनियन में एप्लीकेबल नहीं है, उनका अपना एक अलग एक्ट होता है या अपने एक अलग रूल्स होते हैं, वहां पे उन लोगों को उस हिसाब से पे किया जाता है। उसके बाद में है कंडीशंस नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्पेंसेशन। अभी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट जो है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें अगर एम्प्लॉयज करते हैं जिसके वजह से एम्प्लॉयज को शायद तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिल सकता। अभी ये कौन सी चीजें हैं, तो अगर सपोज एम्प्लॉय को इंजरी हुआ लेकिन वो 3 दिन से ज्यादा दिन के लिए नहीं हुआ, तो कॉम्पेंसेशन यहाँ पे नहीं पे किया जाएगा। मतलब अगर सपोज एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर को लगा और 3 दिन में उनका पैर ठीक हो गया, तो उस केस में उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे अगर सपोज 3 दिन से कम अगर वो एम्प्लॉय की डिसेबिलिटी होती है तो वो ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। और दूसरा, अगर सपोज एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और ये एक्सीडेंट जब हुआ तभी एम्प्लॉय ने अगर ड्रिंक लिया है या ड्रग लिए है, तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयर जो है उसको कॉम्पेंसेशन पे कर सकता नहीं है। और तीसरी चीज यहाँ पे दिया है कि एम्प्लॉय जो है उन्होंने विलफुली, मतलब खुद की इच्छा से जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको डिसओबे किया है। डिसओबे मतलब कि उसको उन्होंने माना नहीं है। जैसे कि अगर बोला है कि आपको आंखों में गॉगल लगाना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए लेकिन फिर भी एम्प्लॉय ने आंखों में गॉगल नहीं लगाया, तो ये एम्प्लॉय का केयरलेसनेस है।
और उसके वजह से एम्प्लॉयर उनको यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे करेगा नहीं। सो तीन चीजें बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर सपोज कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी इंजुरी यहाँ पे 3 दिन से कम दिन के लिए होता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन पे नहीं करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर सपोज जब भी एक्सीडेंट हुआ तभी वर्कर ने अगर ड्रिंक या ड्रग लिया हुआ है तो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा, कि जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयर ने दिए उसको अगर वर्कर ने जानबूझ के फॉलो नहीं किए तो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा नहीं। अब ये कॉम्पेंसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कॉम्पेंसेशन का कैलकुलेशन दिया है। अगर सपोज किसी भी एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसको कॉम्पेंसेशन कितना मिलता है, तो उसका मंथली वेजेस जो है उसका 50% इंटू रिलेवेंट फैक्टर। ना रिलेवेंट फैक्टर मतलब उसका एज या उसने कितने साल सर्विस किया वो सब यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, उसको रिलेवेंट फैक्टर बोला जाता है। उस इन दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है और जो अमाउंट आता है वो उसको पे किया जाता है, या फिर 80,000 विच एवर इज हायर। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है जिसमें 50% ऑफ मंथली वेजेस ड्रॉन मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर, इसका अमाउंट कितना आ रहा है वो देखते हैं, और 80,000 ये दोनों को फिर कंपेयर करके दोनों में से जो हायर अमाउंट रहता है वो एम्प्लॉय को पे किया जाता है। देन सेकेंड, अगर सपोज एम्प्लॉय को परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आई, मतलब परमानेंटली उसका कोई हाथ वगैरह टूट गया या पैर वगैरह टूट गया, तो उस केस में उसको कितना पे किया जाता है, तो 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर और 90,000 रुपीज विच एवर इज मोर। अगेन सेम, यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 60% है। सो यहाँ पे मंथली वेजेस का 60% लिया जाता है, उसको रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कितना अमाउंट आता है, और उसको 90,000 से कंपेयर किया जाता है, दोनों में से जो हायर अमाउंट रहता है वो एम्प्लॉय को पे किया जाता है। थर्ड, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। ना परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके हाथ में इंजुरी हुआ है लेकिन थोड़ा सा हाथ उसका अभी भी काम कर रहा है, तो उस केस में उसको कितना पे किया जाता है, तो 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर, इसका कैलकुलेशन करके उतना उनको पे किया जाता है। और टेम्पररी डिसेबलमेंट मतलब कुछ दिनों के लिए अगर सपोज उसका हाथ पैर वगैरह फ्रैक्चर हुआ है तो उसको कितना पे किया जाता है, तो मंथली वेजेस का 25% उसको पे किया जाता है। तो कितना कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है और कौन से कंडीशन के लिए पे किया जाता है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। देन रिसेंट चेंजेस, मतलब कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट जो है इसमें रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आया है। सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें जहां पे भी वर्कमैन या वर्कमैन ये वर्ड यूज किया उसका मतलब समझने का एम्प्लॉय। पहले वर्कमैन बोला जाता था, अभी उसके लिए एम्प्लॉय वर्ड यूज किया जाता है। फिर बाद में अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉय का डेथ होता है तो यहाँ पे उसको पहले क्या किया जाता था, ऊपर हम लोग ने देखा कि उसको 50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर, इसका मल्टीप्लीकेशन करके जो अमाउंट आता था वो, और 80,000 उन दोनों में से जो भी ज्यादा होता था वो पे किया जाता था। अभी उन्होंने क्या किया, ये 80,000 से लिमिट बढ़ा के 1,20,000 कर दिया है, मतलब कि 50,000 ऑफ मंथली सैलरी इंटू रिलेवेंट फैक्टर, इसका अमाउंट कितना आ रहा है वो देखते हैं, या फिर 1,20,000 दोनों में से जो हायर रहेगा वो एम्प्लॉय को पे किया जाता है। उसके बाद में अगर सपोज उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट आया है तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर, इसका अमाउंट कितना आ रहा है वो देखते थे, और 90,000 विच एवर इज हायर, ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो पे किया जाता था। लेकिन अभी ये 90,000 का उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया, 1,40,000, मतलब 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर, इसका अमाउंट कितना आ रहा है देखते हैं, और 1,40,000 ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो एम्प्लॉय को पे किया जाता है। इस तरीके से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कब एम्प्लॉय को पे किया जाता है, तो जब एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है या उनको इंजुरी होती है या कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है जब वो जॉब पे होते हैं तभी, और उसके वजह से उनको या तो डिसेबलमेंट आता है या उनका डेथ होता है। तो इस एक्ट की वजह से एम्प्लॉय को एक तरीके का रिलीफ मिलता है कि उनका जब भी एक्सीडेंट होता है या जो भी इंजुरी वगैरह होता है तो उसका कॉम्पेंसेशन जो होता है उनको यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से पे किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ऑक्यूपेशन जो हजार्डस होते हैं, फैक्ट्रीज, माइन, कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रांसपोर्ट, रेलवे शिप, ये सब जगह पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन मैंने आपको बताया कि ये एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगा, तो तीन कंडीशंस बताई थी कि अगर सपोज कोई भी डिसेबिलिटी आ गई है एम्प्लॉय को एक्सीडेंट की वजह से और वो 3 दिन से कम दिन के लिए है, मतलब 3 से कम दिन के लिए है, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉम्पेंसेशन पे किया नहीं जाएगा।
जब एक्सीडेंट हुआ था तभी एम्प्लॉय ने अगर ड्रिंक या ड्रग लिया है तो उसको कॉम्पेंसेशन पे नहीं किया जाएगा। और जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी एम्प्लॉय को दिए थे वो उसने अगर फॉलो नहीं किए और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया तो भी यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉम्पेंसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे बताया है कि कितना यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। फिर मैंने आपको ये एक्ट में क्या क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं तो वो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे उन्होंने रिवाइज करके बढ़ा दिए हैं। ओके, ताकि एम्प्लॉय को जब भी उनका एक्सीडेंट होता है या इंजरी होता है तो मैक्सिमम अमाउंट मिले, इसके लिए ये अमाउंट जो रिसेंटली बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट है। जहां पे भी हम लोग काम करते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली कोई भी एक्सीडेंट्स या कोई भी इंजरी वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयज को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो बनाया गया है। सो अगेन, हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है और इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जो वीडियोस है आप लोग 3 से 4 बार जरूर देखना, ताकि आप लोगों के ये एक्ट जो है अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। और वापस से दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बार बार बताई है कि ये एक्ट जो है वो आप लोगों को सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या 100 मार्क का पेपर लिखना इसके लिए नहीं पढ़ना है। तो आगे जाके आप लोग कहीं पे जॉब करोगे या फिर आप खुद का बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें भी आप लोगों को ये एक्ट जो है इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वीडियोस को अगर आप लोग 3 4 बार देखोगे तो आपको ये एक्ट जो है समझ में आएंगे, जिसकी वजह से आप एग्जाम भी अच्छे से अपियर कर पाओगे। प्लस आप लोगों को फ्यूचर में भी ये एक्ट जो है हेल्प करेंगे। जितना हो सके उतना मैंने आपको सिंप्लीफाई तरीके से ये एक्ट समझाने की कोशिश की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्ट जो होते हैं उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। सो आज जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया है तभी इसमें जो भी प्रोविजंस थे वो मैंने आपको बताया। तो टाइम के साथ आगे शायद तक इसमें चेंजेस होंगे, लेकिन इसके बेसिक जो होगा वो सेम ही रहने वाला है। तो कौन सा एक्ट किस चीज के लिए बना है वो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग एक्ट एम्प्लॉयज के लिए बनाया है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।